तो चलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 8। जो हमारा पिछला क्वेश्चन था 7, ठीक है। उस क्वेश्चन में हमें क्या बताया था, 2 पॉइंट्स दिए थे, ठीक है। और उसने बोला था कि 2 पॉइंट्स के बीच में एक पॉइंट है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे, और हमने क्या करना था, उसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना था। क्लियर है बात। बट जो अब की बार हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्या बोलता है, देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज 10 सेंटीमीटर। अब की बार क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है बट इजी है। ये बोलता है कि हमारे पास क्या है, 2 पॉइंट्स हैं P और Q, ठीक है। अगर 2 पॉइंट्स हैं तो मैंने 2 पॉइंट्स को ज्वाइन किया और एक लाइन बनाई, ठीक है। और जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स है बच्चों हमारे पास 2, -3 और दूसरा है हमारे पास 10, y। अब इस क्वेश्चन में इसने बता के दिया है हम लोगों को कि P और Q के बीच का डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 10 यूनिट। अब ये हम लोगों को बोल रहा है कि भाई जो हमारे पास पॉइंट Q है उसके कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करने हैं, ठीक है जी। अब 10 इज व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। और अगर मैं क्या कर दूं, डिस्टेंस फार्मूला यूज करूंगा, डिस्टेंस फार्मूले की हेल्प से भी मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस बिटवीन P Q को ही फाइंड करूंगा, बट इन टर्म्स ऑफ y। ये भी डिस्टेंस आपस में हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और आंसर हमारे पास आ जाएगा। समझ में आया? सो लेट अस स्टार्ट। तो मैं लिख देता हूं, कंसीडर 2 पॉइंट्स P and Q whose coordinates are बच्चों क्या क्या कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास, P पॉइंट के हैं 2, -3 और Q के हमारे पास 10, y रिस्पेक्टिवली। यहाँ तक सबको समझ में आया। और उसके बाद क्या दिया इसने हमें दिया है PQ की वैल्यू कितनी हमारे पास, 10 यूनिट्स। समझ में आया। अब मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला या अप्लाइंग डिस्टेंस फार्मूला, आपकी मर्जी, आप कुछ नहीं लिख सकते। तो मैं लिख लेता हूं अप्लाइंग डिस्टेंस फार्मूला। तो हम सबको पता है डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, पता है ना, क्या था फार्मूला, x2 - x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2। अब हमेशा की तरह हम क्या करते हैं, जो पहला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1, इसके x2 y2 लिख लेते हैं। छोटा लिखता हूं, तो फॉर्मूले में डालते जरा, तो देखिए हमारे पास क्या आया। इसको मैं PQ की वैल्यू को जो हमने 10 लिखा है उसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए और आगे चलिए। x2 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 इज y माइनस, और इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे हमारे पास, नेगेटिव। तो मैंने क्या लगा दिया, ब्रैकेट। अगर आप ना भी लगाओ तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा किया हमने। तो हमारे पास कितना है बच्चों, 10 - 2 8 का स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास, 64। यहाँ पे आ गया माइनस प्लस y + 3 का होल स्क्वायर। सो ये अगेन हमारे पास दूसरी वैल्यू आ गई PQ की। ध्यान से देखो, एक PQ ये वाला, एक PQ ये वाला, ये भी PQ का डिस्टेंस है और ये भी क्या हमारे पास PQ का डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बिल्कुल सेम, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड भी क्या होगा हमारा आपस में इक्वल होगा। तो इस साइड करते हैं जरा, तो क्या बोलता है देखो, तो मैं लिख लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2
तो क्या आ गया मेरे पास 10 इज इक्वल टू अंडर रूट 64 प्लस क्या देखो y प्लस 3 का होल स्क्वायर मीन्स a प्लस b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। समझ में आया ना? a की जगह मेरे पास y था, b की जगह कितना था 3 था। पता लगा? ठीक है जी। अब मजे की बात ये है कि अगर यहाँ पे अंडर रूट नहीं होता तब तो मैं इजीली कर देते इस क्वेश्चन को। अंडर रूट फंस रहा है तो मैंने बोला था कि जब कभी भी अंडर रूट वो हमारे पास हम क्या करते हैं स्क्वायर, है ना? हम लिखेंगे स्क्वायर इन बोथ साइड्स। ठीक है, बोथ साइड इसको तो करोगे। अगर आप अब देखना यहाँ पे आपके पास एक हाथ में 5 लड्डू, दूसरे में 5, एक साइड आपने 10 कर दिए, इस साइड किए बैलेंस बिगड़ नहीं जाएगा तराजू का, उस तरीके से। ठीक है, अगर आप इसको स्क्वायर कर रहे हो तो इसको भी करना पड़ेगा। कई बार बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं, इसका ख्याल रखना। ठीक है, तो आप लिखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड। मैं लिख नहीं रहा हूँ, समझ में आ गया? स्क्वायरिंग बोथ साइड में डायरेक्ट कर रहा हूँ तो क्या आ जाएगा 10 की पावर 2 और अंडर रूट को का स्क्वायर किया तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बच्चों, इसका कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। क्लियर है बात? समझ में आया? तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास। अब मैं सोच रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि क्या कर दूँ 64 को इधर लेके आ जाऊँ, चलो -9 को भी इधर लेके आ जाता हूँ, y स्क्वायर प्लस 6y को उधर ही रखता हूँ। समझ में आया? वैसे डायरेक्ट करना चाहिए तो मैंने लंबा खींच लिया। पता लगा? 64 में मैंने 9 ऐड किया कितना आ गया 73। 64 में 9 ऐड किया तो कितना आ गया 73 आया ना 73। अब क्या करना 100 में 73 को माइनस करना कितना आएगा। ठीक है जी, समझ में आया सबको? तो इज इक्वल टू हमारे पास कितना है वाई स्क्वायर प्लस 6y। ठीक है जी, जो हमने पीछे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी तो उसका काम शुरू हो गया। क्या बोलता है देखो, तो मैंने लिखा y स्क्वायर प्लस 6y। अब मैंने एक्चुअली पता क्या किया, इस 27 को मैं दूसरी तरफ लेके चला गया तो पॉजिटिव 27 क्या बन जाएगा हमारे पास नेगेटिव 27। समझ में आया सबको? अच्छा जी, अब देखिए हमारे पास क्या बन गई, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप लोगों ने क्या करना है सॉल्व करना है तो हमारे पास क्या थे दो तरीके। एक तरीका है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला और दूसरा है हमारे पास स्प्लिटिंग मेथड, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। जो जिस भी मेथड से आपने करना है उससे आप कर सकते हो। जब छोटा नंबर हो तो हम कोशिश करते हैं स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो तो अब हमने क्या निकालना है सम और प्रोडक्ट। सम की वैल्यू देगा कोएफिशिएंट ऑफ y, बीच वाली टर्म कितना आना चाहिए, ऐड करूं तो 6 आ जाए, मल्टीप्लाई करूं तो कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर दैट इज 1। अब हमने दो नंबर ऐसे सोचने जिनको मल्टीप्लाई करूं तो कितना आना चाहिए 27, ऐड करूं तो क्या आना चाहिए 6, तो 27। हाँ जी बिल्कुल, एक तो हमारे पास 9 3 27, सिंपल सी बात है। और किसी के टेबल में आता तो नहीं, लगभग इतने ही। ठीक है, अब ट्रिक वाली बात क्या हमने याद रखना। अब आंसर क्या है हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव में, इसका मतलब एक नंबर क्या होगा नेगेटिव, या तो 9 नेगेटिव होगा या तो 3 नेगेटिव होगा। अब कौन सा नेगेटिव होगा यहाँ देखना, सब में देखो सब कैसा है पॉजिटिव, इसका मतलब बड़ा नंबर क्या होगा हमारा पॉजिटिव, छोटा नंबर नेगेटिव। तो क्या आ जाएगा 9 और 3। अब देखो 9 में 3 माइनस किया तो 6 आ गया, 9 में 3 मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा -27। यही हम लोगों को चाहिए था। तो क्या करेंगे हम पहली वाली टर्म को एज इट इज, बीच वाली टर्म को मैं तोड़ूंगा, 6 की जगह क्या लिखूंगा 9y minus 3y minus 27 is equal to 3। समझ में आया सबको? अब हम क्या करते हैं इस वाली इक्वेशन में और इस वाली इक्वेशन में क्या लेना है कॉमन लेना है, देखना है कि दोनों जगह क्या कॉमन दिख रहा है। मेरे को इधर भी y दिख रहा है, इधर भी y दिख रहा है, तो y मैंने क्या ले लिया कॉमन। कॉमन लेने का मतलब डिवाइड किया, y स्क्वायर को y से डिवाइड किया तो अंदर क्या बचा
y 9y को y से डिवाइड करके कितना आ गया 9 आ गया। अब देखो अब मुझे पता है 3 के टेबल में 27 आता है, वैसे कॉमन ले सकता हूँ और माइनस भी कॉमन दिख रहा है तो मैंने -3 ले लिया कॉमन, तो क्या बचा मेरे पास y। अब क्या हो जाएगा साइन इसका चेंज, तो कितना आ जाएगा 9 3 जा 27। और सिंपल सी बात हमेशा याद रखना है, ब्रैकेट के अंदर जो शुरुआत में आया इधर भी वही आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कुछ आपने गड़बड़ की आप सबने, ठीक है। तो उसके बाद क्या करते हैं, जो दो बार है उसको एक बार लिख लीजिए और जो हमारे पास एक बार है उसको इकट्ठे लिख लीजिए। आई बात समझ में आप लोगों को? तो ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले फैक्टर को 0 के साथ इक्वेट कर लेते हैं और दूसरे वाले फैक्टर को अगेन 0 के साथ इक्वेट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y की वैल्यू एक वैल्यू -9 और एक वैल्यू +3। इसका मतलब therefore we can say कि y की वैल्यू हमारे पास दो आ गई, एक 3 और -9। दैट इज योर आंसर। समझ में आया आप लोगों को कि नहीं आया? 3 होगा ना सर आंसर तो? आप कुछ भी हाँ 3 लेंगे क्योंकि डिस्टेंस का डिवीजन हमारे पास क्या होता है, जनरली नेगेटिव नहीं होता है, बट ये हमारे पास y क्या है, इसका कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव, तो दोनों ही आंसर होंगे इसके। अगर सिर्फ डिस्टेंस की बात करता है ना मैं, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, बट कोऑर्डिनेट पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि जब आप लोग क्वाड्रेंट्स की बात करते थे ना ग्राफ में, तो x की जैसे ये आ गया मेरे पास, x की वैल्यू मान के चलते ये 1 है तो इधर क्या आता है -1 आता है। y अगर पॉजिटिव है तो y कैन बी नेगेटिव। दैट्स इट। सो आया सबको।